हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियंजन। यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है क्लास 9th का है और मोशन का सेकंड लेक्चर हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज मोशन, फिर हमने देखा था मोशन का टाइप्स, और आज हम लोग देखेंगे छोटा छोटा चीज मीन्स व्हाट। पूरे मोशन को स्टडी करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ डेफिनेशंस चाहिए। तुम्हारे शब्दों में मैं कुछ टर्मिनोलॉजी हमें चाहिए, तब हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे मैं बात कहूं कि कोई मिल्क लेते हैं हम लोग, और ये मिल्क स्टैंडर्ड है या नहीं है, या मिल्क प्योर है या नहीं है, या फिर हम लोग मिल्क का जो स्टडी करते हैं, सो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं मिल्क के बारे में कि अच्छा सर फैट लेवल देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि अच्छा ठीक है फैट लेवल, फिर उसके बाद देखते हैं कि अच्छा उससे जो भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट बनता है उसका क्वांटिटी कितना अमाउंट में आता है 1 लीटर में। सो अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो हम लोग बोलते हैं अच्छा है, फॉलो नहीं करता है तो बुरा है। जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड है उसका, तुमने एक क्राइटेरिया डेवलप किया कि फैट परसेंटेज है ना, ठीक उसी तरह पूरे मोशन को पढ़ने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो उस बहुत सारे क्राइटेरिया में अलग अलग स्टैंडर्ड पे हम लोग पढ़ते हैं। 9th में कुछ कम पढ़ना है, 11th में कुछ ज्यादा पढ़ना है, और जब ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, जब फिजिक्स अगर पढ़ा ग्रेजुएशन में, तो तुम पढ़ोगे वहां पे डीएल एम्बर्ट प्रिंसिपल बहुत सारा पढ़ोगे, वहां पे स्टैंडर्ड बदल जाता है। आपने 3 एक्सिस का नाम सुना होगा, एक्स वाई जेड, वहां पे एन एक्सिस होता है, मतलब काउंट ही नहीं है। आप 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सो वहां कुछ अलग है, तो वहां भी पढ़ना मोशन के बारे में, लेकिन उसका स्टैंडर्ड अलग है। उसका एक टॉपिक ले लूं, एक चैप्टर ले लूं, एक टॉपिक ले लूं तो आपके लिए पूरे सिलेबस, पूरे 9th का सिलेबस है, और वो समझ में आया इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छोटा छोटा पैरामीटर्स। मतलब हम लोग मोशन को स्टडी करने के लिए, किसको स्टडी करने के लिए, मोशन, हम लोग कुछ पैरामीटर्स देखेंगे। उस पैरामीटर्स का हम लोग सिंपल नाम रख सकते हैं, जैसे आपको, हाँ हम लोग थ्योरी के लिए इस चांद बुक को फॉलो करेंगे और प्रॉब्लम भी करेंगे उसमें, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए एचसीवी और एमटीजी का जो बुक होगा, टीएमएच का जो बुक होगा, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। सो फटाफट हम लोग देखते हैं। जैसे आपके बुक्स में दे रखा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना। सो वहां पे भी पहुंचने के पहले थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने मोशन पढ़ा था, अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं रेस्ट क्या होता है। कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में समय के साथ चलना हो। कोई ऑब्जेक्ट ए है, t इक्वल टू 6 o'clock मान लेते हैं, 6 o'clock यहां पर है, t इक्वल टू 7 o'clock बी यहीं पर है, t इक्वल टू 10 o'clock बी यहीं पर है। तो हम लोग इसको बोलेंगे रेस्ट में। लेकिन यही क्राइटेरिया इसके साथ हो तो बी डैश पर चला गया है, बी डबल डैश पे चला गया है, तो ये रेस्ट में नहीं कहलाएगा। सो इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट वैरी विथ टाइम इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं करता है, फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो a position of any object doesn't change with time in any frame of reference, then it is called at rest. और फिर से मैं बताऊं कि रिलेटिव वर्ड है,
तुम्हारे रेस्पेक्ट में जो रेस्ट में दिख रहा है हो सकता है मूव कर जाए, रेफरेंस पर डिपेंड किया करता है, इसलिए हमने लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वीडियो पॉज करके आपने डेफिनेशन लिख रखा होगा, मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलता हूं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारा, वो टर्मिनोलॉजी है पोजीशन। ये पोजीशन क्या होता है ना? जैसे मैं पूछूं कि अभी मान लो तुम्हारे कोई भी स्कूल है, तुम्हारे स्कूल का पोजीशन क्या है एजुकेशन के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। मैं कहूँ कि चलो इंफ्रास्ट्रक्चर पहला स्टैंडर्ड देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, तुम्हारे एरिया में 10 स्कूल्स हैं और इस 10 स्कूल्स में मान लो तुम्हारा स्कूल 3rd नंबर पे आता है। भगवान ना करे हो सके सबका स्कूल यहाँ पे आता हो। सो तुमने कहा कि सर इस सिस्टम में 1 to 8 या 1 to 10 में हमारा पोजीशन 3rd है, मतलब ऊपर से या नीचे से? मतलब ऊपर से या नीचे से क्या मतलब? हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। क्या लिया? रेफरेंस पॉइंट लिया, और रेफरेंस पॉइंट से तब बताया कि अच्छा 3rd है सर, ऊपर से 3rd है। अच्छा नीचे से भी तो 3rd हो सकता है, 7th पर आएगा अगर 9th और 10th बात करें। 1 2 था 1 2 था, हाँ नीचे से अगर 3rd की बात की जाए, नीचे से 3rd की बात की जाए तो रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ। क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ तो पोजीशन भी चेंज। तो पोजीशन तुमने कहा कि सर ये 1 to 10 जो दे रखा है ना, उसमें आप लोकेशन बता रहे हो या? अच्छा भाई साहब आपका स्कूल कहाँ है? 3rd पोजीशन पे है, तो 3rd पोजीशन पे ऊपर से 3rd है, तो आप एक्चुअली इसका लोकेशन बता रहे हो, एड्रेस बता रहे हो। तो पोजीशन इज व्हाट? लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वो लोकेशन होता है। और कहाँ? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मान लो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। अगर पहले से पढ़ रखा होता है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा होगा तो आगे पढ़ना है। एक्स एक्सिस है और इसको हम लोग मानते हैं जेड एक्सिस, है ना? इन सब के बीच एंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है ना? सो मान लो हम कहें कि ये पॉइंट ए है, ए का पोजीशन एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। सो पोजीशन मींस एड्रेस। ए पॉइंट ए कहां पर है? तो तुमने बताया कि सर पॉइंट ए वहां पर है जहां पे आपको चलने के लिए एक्स में चलना पड़ेगा। एक्स मान लो x1 y1 मान लो x1 डिस्टेंस, और y में चलना पड़ेगा y1 डिस्टेंस। तब जाके आपका लोकेशन लोकेलाइज हुआ, तब जाके आपने एड्रेस दिया कि अच्छा सर मेरे घर पे पहुंचना है तो आप ये गली ये मोहल्ला ऐसा ऐसा करते हुए पहुंच जाओ। ठीक उसी तरह ये एड्रेस है। किसका एड्रेस है? किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब एक्स में, वाई में, जेड में, ये 3 एक्सिस सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट ए का लोकेशन कहाँ है? सो आपने लोकेशन बताया और वो किसके थ्रू बताया? पोजीशन। सो हम लोग कह सकते हैं इट इज लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लोकेशन होता है वही क्या होता है? पोजीशन। सो ए का पोजीशन बताओगे, तो x1 y1, x1 में कितना मतलब x एक्सिस में कितना x1, y एक्सिस में कितना y1, तो x1 y1 पोजीशन हो गया। ठीक उसी तरह अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4 और -3, तो बोल बच्चा बी तक पहुंचने में तुम्हें क्या मशक्कत करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये एक्स है और ये वाई है। तुमने कहा कि सर सिंपल सा है, बी तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स में दौड़ना पड़ेगा और वो भी पॉजिटिव एक्स में 4 मीटर में है टोटल, और वाई में दौड़ना पड़ेगा 3 मीटर। फिर मैंने कहा कि प्लस है वाई या माइनस है वाई, तो तुमने कहा माइनस है, तो ऊपर प्लस वाई होता है नीचे माइनस वाई होता है, तो वाई में दौड़ा 3 मीटर और तुम पहुंच गए इस पॉइंट बी पर। तो कुल मिला के तुमने बताया
कि सर पोजीशन मींस लोकेशन, एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का जो एड्रेस और लोकेशन होता है वही कहलाता है पोजीशन, और कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में XYZ के फॉर्म में ही आएगा। सो ओके, आपने समझा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसको पॉज करके फटाफट राइट डाउन कर लें। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा तो होगा आपके बुक से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो टर्मिनोलॉजी है, एक नहीं है, दो है, और दोनों को एक साथ इसलिए बताया जाता है कि दोनों कंपेरेबल है, दोनों लगभग एक समान है, लगभग, नॉट एग्जैक्ट, और कुछ सिमिलरिटी भी है तो कुछ डिफरेंसेस भी है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बोलचाल की भाषा में कोई डिफरेंस हम लोग नहीं समझते, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्टेंस ऐसा वैसा कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल फिजिक्स के लैंग्वेज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर two different physical quantity, they have different criteria, they have different properties, and they are lies in different category of physical quantity. Okay, so let's talk. मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि ये पॉइंट, ये तुम्हारा दिल्ली है और मान लो ये दूसरा पॉइंट आगरा है। आगरा टू दिल्ली, दिल्ली टू आगरा आपने एक्सप्रेस वे से गया, और एक्सप्रेस वे कुछ ऐसा रहा। आगे एक बच्चे का, अच्छा सर मैं तो एक्सप्रेस वे से नहीं जा रहा, मेरे पिताजी बड़ा बिजनेसमैन, मैं चलूंगा ऐसा ऐसा। समझ गया होगी क्या है, प्लेन है, समझदार प्राणी है। और एक बच्चा कहा कि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ये रहा सर मुझे दिल्ली टू आगरा जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, है ना। एक एक्सप्रेस वे से, एक बाय द एयर, और तीसरा हम लोग गए बाय द ट्रेन। तो ट्रेन के थ्रू गए, रोड के थ्रू गए, और एयर के थ्रू गए, है ना। जब लोग ट्रेन के थ्रू गए सो मान लेते हैं 300 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, रोड के थ्रू गए तो 100 किलोमीटर कवर करना पड़ा, और एयर के थ्रू गए तो 500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, है ना। कहां से कहां? दिल्ली टू आगरा। ओके, दिल्ली टू आगरा जाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, कुछ एक को मिलता है। अब आते हैं, इसमें 3 अलग अलग पाथ है, 3 अलग अलग रास्ते हैं, और तीनों अलग अलग रास्ते का लेंथ अलग अलग है, लेकिन सबका डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का लूं, स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है और एंड पॉइंट आगरा है। सबका, सब कोई स्टार्ट कर रहा है दिल्ली से ही और पहुंच रहा है आगरा। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है तो क्या बताओगे? सर रोडवेज शॉर्टेस्ट तो यही है, इससे शॉर्टेस्ट कुछ नहीं होता है। जैसे आप 9th में आगे पढ़ोगे, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूं कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में या 2 किसी भी पॉइंट लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस? आप प्रूव भी करोगे कि ये वाला डिस्टेंस, देखो ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है ऐसा इधर, तो ध्यान से देखो तो इससे बड़ा है कि नहीं? कोई भी और ले लो, कोई भी लाइन, कोई भी मींस कोई भी परपेंडिकुलर के नाम, कुछ भी लोगे इससे बड़ा ही मिलेगा। मतलब सबसे छोटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो याद रखना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो इसको मिटाता हूं मैं और हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया और आपको समझाया
कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमने कहा सर ए टू डू मतलब आगरा टू दिल्ली सर 100 किलोमीटर, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और अलग अलग पाथ का जो पाथ लेंथ होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, जैसे एयर के लिए 500 किलोमीटर, मैं बात करूं रोड के लिए 100 किलोमीटर, मैं बात करूं ट्रेन के लिए 300 किलोमीटर, है ना भाई साहब। सो मैंने कहा कि ट्रेन के लिए 300, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है अलग अलग रास्तों के लिए अलग अलग है। एयर के लिए 5 किलोमीटर 500, रोड के लिए 100 और ट्रेन के लिए 300 किलोमीटर। सो जो एक्चुअल पाथ लेंथ कहलाएगा वो डिस्टेंस, पहले पाथ का डिस्टेंस है 500, दूसरे का 100 और तीसरे का 300। तो ये तीन अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग तीन अलग अलग डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जो एक्चुअली जो कोई भी बॉडी ट्रेवल करता है जिस पाथ के थ्रू, उसका जो लेंथ हम लोग एड अप करते हैं उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं व्हाट, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तीनों रास्ता अलग अलग है, मैंने पहले भी बताया रास्ते अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली और एंड पॉइंट आगरा सबका सेम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा वही हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डायरेक्शन है, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, विद द डायरेक्शन। लेकिन मैं बात करूं डिस्टेंस में तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे अगर आप कोई भी व्हीकल चलाते हो उसमें स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड मेजर करता है। आप देखते हो कि अपने घर से स्कूल जाओ या स्कूल से घर आओ, दोनों समय में जब गाड़ी थोड़ा सा तेज होता है जो भी व्हीकल है तो इसका स्पीडोमीटर राइटवर्ड ही मांगता है। ऐसा नहीं कि तुम स्कूल से जा रहे हो घर, तो घर से स्कूल आने में अगर राइटवर्ड गया है तो स्कूल से घर आने में लेफ्टवर्ड जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्पीड में कोई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है। सो आपने समझा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। फटाफट हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं एक एक करके। वीडियो पॉज करके इतना तो उतारना ही है, ये सब एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और फिर हम लोग डेफिनेशन एक एक करके लिखते हैं। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन विद डायरेक्शन। एक डेफिनेशन नहीं, दो तीन डेफिनेशन है। से ये आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, और आपके लिए
It is defined as shortest or perpendicular distance between, b स्लैश w का मतलब होता है between two points along with direction, है ना। अब डिस्टेंस में आते हैं, ताकि यहां इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ of any object in motion, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसके पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है विद डायरेक्शन। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, डायरेक्शन होने के कारण इसको बोलते हैं वेक्टर, और इसमें डायरेक्शन नहीं होने के कारण इसको बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी मींस फिजिकल क्वांटिटी, और मतलब होता है ऐसा चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अगर मैं बात करूं दोनों का यूनिट का, तो दोनों का यूनिट सेम है। इसका भी यूनिट, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड में ऐसे भी लिखते हैं, और इसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, एक और चीज, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर बराबर, उससे बड़ा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑलवेज greater than or equal to displacement। अब दोनों पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, तब समझ में आएगा। फटाफट इस वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैंने कहा कि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कुछ, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, सी है, डी है, ये वर्टिक्स है किसी स्क्वायर का, उस स्क्वायर का साइड लेंथ है 10 मीटर, है ना, और ये क्या है, स्क्वायर है। अब क्वेश्चन है कि जब A2 क्वेश्चन है फाइंड आउट distance and displacement when an object moves from point A to C। जब कोई पॉइंट A to C मूव करे
तब एंड लगे हाथ एक और बना लेते हैं, ए टू डी, ए टू डी, ए टू डी, ए टू डी वाया सी, सी के से होते हुए डी तक पहुंच रहा है। चलो ठीक है। अब पहली दफा जब हम लोग सॉल्यूशन करने देखेंगे तो पहली दफा देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में तो पूछा नहीं जाता है, बस आपके हो सकता है पूछा जाए, है ना, हो सकता है पूछा ना जाए। न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, 9th बोर्ड हो गया, पता है सबको। स्टेट बोर्ड नहीं है जिनका सीबीएसई से उनकी बात कर रहे हैं, आईसीएसई का पता नहीं है, आईसीएसई में शायद नहीं होता है, सीबीएसई में होता है ना। सो स्टेट बोर्ड में तुम्हारा सीबीएसई में पूछा जा सकता है, बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड में 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ना है। 9th बोर्ड है भाई साहब, है ना। ओके, सो मैंने बोला कि ए टू बी, बी टू सी, आपको ए टू बी नहीं जाना है, ए टू सी जाना है और उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तुमने कहा कि सर ए टू सी जाएंगे तो 2 रास्ते, इधर से भी जा लो उधर से भी जा लो। मैंने कहा कोई कहीं से भी जा लो, ए से बी कितना 10 और बी से सी कितना 10, तो टोटल फ्रॉम ए टू सी एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ हमारा क्या होगा, बोल, ए बी प्लस बी सी, मतलब 10 मीटर प्लस 10 मीटर, टोटल कितना हो गया 20 मीटर। ओके, जब ए टू बी में 20 मीटर आ रहा है, और मैं बात करूं ए टू सी में पाथ लेंथ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी, डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्यों कहा इसको एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब क्या हो गया, बोल, डिस्टेंस भाई साहब, और क्या। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करते हो कि चेंज इन पोजीशन, पोजीशन ए है और ए सी है, उसको मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है कि 2 पॉइंट का सबसे पहले दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, वही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए टू सी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा। अब आपको पाइथागोरस आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो आता होगा, ए 10 है, तो पाइथागोरस से हम लोग कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू होता है √/, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर प्लस बेस भी 10 का स्क्वायर, मतलब √200, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√2। क्या लिख सकते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं ए सी, और दिस इज इक्वल टू √/, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और दिस इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मीटर, और हम लोग लिख सकते हैं √200 मीटर। नेक्स्ट लिखेंगे 10√2 मीटर। सो आपने देखा इस वीडियो का सॉल्यूशन, ए टू डी, ए टू बी, ए टू सी मैंने बनाया और ए टू डी आपको बनाना है ना। और सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन का आंसर डाल देना, सो मैं देख लूंगा और सही या गलत का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको पॉज करके पूरा उतार लें। नेक्स्ट है दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कर लें थोड़ा सा। एक सर्कल है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट है। डायमेट्रिकली अपोजिट करने का क्या मतलब कि एक डायमीटर के 2 एंड पर पॉइंट ए और बी है। फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट है, आर दे रखा है 7 मीटर। मैंने कहा 7 मीटर ए टू बी दे रखा है। आप जब हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लेते हैं, तो
तो तुमने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट का तो आप सिंपल सा ट्रिक बताए हो कि जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ए रेडियस आर, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू AO प्लस OB, ध्यान से देखो, AO प्लस OB मीन्स R प्लस R मतलब 2R, मतलब 2 इंटू R दे रखा है 7 मीटर, मतलब 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकल गया। लगे हाथ अगर हम लोग डिस्टेंस देखें, क्या देखें डिस्टेंस, तो तुम कहोगे सर A टू B आप इधर से हो लो चाहे इधर से हो लो, कहीं से भी जाओ आपको A टू B में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल सर्कल का टोटल सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, तो आधा क्या होगा पाई r, अरे 2 पाई r है ना, हाफ क्या होता है पाई r, इसका 2 पाथ लेंथ होना चाहिए, और पाथ लेंथ हमारा क्या होगा 2 पाई r का हाफ, मतलब पाई r मतलब 22/7 इंटू 7 मीटर, ओके 22 मीटर। सो आसान क्वेश्चन इस तरह का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। अगर मैं क्वेश्चन को वेरी करा देता हूं और फिर आपके लिए वही क्वेश्चन आपको करना है कि और करके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपका आंसर को यस या नो करके, मतलब सही है गलत करके मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दूंगा। चलो ओके, ए है, अब की बार बी थोड़ा बदल गया है, A टू B पॉइंट ऐसा हो गया है ना। रेडियस फिर से वही है, R इक्वल टू 7 मीटर, कहानी सब कुछ वही है। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट A टू B। थोड़ा सा नजर बदलो, नजारे तो बदलेंगे बनेंगे ही, अगर नहीं बना नहीं इस तरह का क्वेश्चन मैं करा देता हूं, है ना। चलो इसको वीडियो पॉज करके तार रखा होगा, मैंने कहा कि एक क्वेश्चन दे रखा था कि चलो तुम्हारे लिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं करा देता हूँ। रेडियस है तुम्हारा 7 मीटर, ए है और बी पॉइंट ऐसे है, आपको निकालना है, लेकिन ये जो बी पर पहुंच जा रहा है ना, पहुंचने का तरीका अलग है, ये वो पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, पहुंचने का तरीका अलग है कि ऐसे जाएगा, याद रखना क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ए टू बी वाया सी, क्या दिया रहेगा A टू B वाया C, ओके। सो C के थ्रू अगर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक ही फंडा है कि सर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मिलाइए और जो लेंथ निकलेगा ये R है, सो पाइथागोरस लगाओगे तो ये √2r हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू √r² प्लस r² मतलब √2r, और कह सकते हैं √2r का वैल्यू है 7 मीटर, हाँ कंप्लीट। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक हाफ है तो पाई r, और यहां से यहां तक क्वार्टर है 1/4 है, 2 पाई r का कितना है टोटल का 1/4 है, 2 पाई r का 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा पाई r/2। सो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करेंगे पाथ लेंथ, तो लिखेंगे कि AC डैश मान लो, AC डैश प्लस C डैश B, और AC डैश पता है पाई r प्लस पाई r/2, पाई r प्लस पाई r/2, एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 3 पाई r/2 मीन्स 3 पाई का वैल्यू लिख लो 22/7/2 इंटू r, ओके। ये रहा तुम्हारा 7 2 7 कैंसिल है 11 33 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होंगे, इस तरह का आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगा, जो एस चांद के बुक में दे रखा होगा या फिर HCV में होगा या MTG में जो भी होगा, वो हम लोग इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे स्पीड पे क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होता है और कैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उस पर, ठीक। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन पर क्लिक नहीं करोगे, तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हो रहा है। अगर आपको पढ़ना है, वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल लग रहा है कि नहीं आपके लिए यूजफुल है,
सो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।